नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था के गुण या मेरिट्स के बारे में जिक्र किया था। आज हम करने जा रहे हैं संसदीय व्यवस्था की डिमेरिट्स या गुण या अवगुण या दोष या हानि भी कह सकते हैं। तो इसका सबसे पहला जो अवगुण या दोष है वह है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वह मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के तीनों अंग अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका तीनों अंग पृथक होने चाहिए। तीनों का शक्ति क्षेत्र अलग अलग होना चाहिए, कार्य क्षेत्र अलग अलग होना चाहिए। लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ शक्तियों का विभाजन या विकेंद्रीकरण न होकर संकेंद्रण पाया जाता है। वस्तुतः मॉन्टेस्क्यू ने जब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिपादित किया था। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में तो हम देखते हैं कि जो कार्यपालिका का है उसका निर्माण ही किस में से होता है? व्यवस्थापिका में से होता है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एकदम मिलीजुली होती हैं। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें संसदीय सर्वोच्चता भी पाई जाती है। लेकिन वस्तु स्थिति में क्या होता है कि संसद की सर्वोच्चता के होते हुए भी संसद की समस्त शक्तियां भी किसमें संकेंद्रित पाई जाती है? मंत्रिमंडल में केंद्रित हो चुकी हैं वर्तमान में। दूसरी ओर हम न्यायपालिका की स्थिति देखते हैं तो लोकसभा जो कि किसका पार्ट है? व्यवस्थापिका का या संसद का पार्ट है, वो ही वहां का क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ही नहीं है उस देश में तो वहां अपने आप से हम देखते हैं कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एंड न्यायपालिका तीनों की तीनों शक्तियां एक ही जगह संकेंद्रित हो गई हैं। यानी अगर हम अपन संसद की बात करें तो वहां न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका के रूप में लोकसभा है ही है और कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल है ही और संसद स्वयं सर्वोच्च है ही। तो हम देखते हैं कि तीनों अंग मिले जुले से यहाँ दिखाई देते हैं और शक्तियों का संकेंद्रण हमें दिखने को मिलता है। वो बात दूसरी है स्टूडेंट कि अन्य संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं की तरह ब्रिटेन में थोड़ा सा दिक्कतें कम आती हैं या हम कह सकते हैं कि ये वहाँ के जनता का या शासकों का प्रशासकों का की सूझबूझ ही है कि वहाँ कोई खास दिक्कत नहीं आई है। लेकिन वस्तुतः सैद्धांतिक तौर पे तो यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के थोड़ा विरुद्ध ही पड़ता है। कौन सी शासन व्यवस्था? संसदात्मक शासन व्यवस्था। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हमें स्पष्ट तौर पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत विद्यमान दिखता है। स्टूडेंट, ये संसदात्मक शासन व्यवस्था का जो अगला अवगुण है वह है दलीय शासन। स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि संसदीय प्रणाली का एक तरफ अपन ने मेरिट पढ़ी थी जिसमें हमने जिक्र किया था कि दलीय प्रणाली के माध्यम से यहाँ योग्य एवं अनुभवी मंत्रियों को मंत्रिमंडल की सदस्यता मिलती है। वहीं दूसरी ओर एक ये संभावना भी बनती है कि क्योंकि आप जिस दल के माध्यम से आप जीत कर आए हो उस दल के सदस्यों को तो आपको शामिल करना ही होगा। तो कई बार इसमें जो कह सकते हैं कि अयोग्य जो दलीय भावना के कारण जिनको अयोग्य व्यक्तियों को भी शामिल करना पड़ जाता है। दूसरी ओर जब अपन देखते हैं कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है और हमारे भारत जैसे देश में त्रिशंकु सरकारें पाई जाती हैं या गठबंधन सरकारें होती हैं तो वहां तो आप देखते ही हैं कि बहुमत प्राप्त करने के लिए उन पॉलिटिकल पार्टी से भी हाथ मिला लेती है सत्ता प्राप्त करने के लिए वो पार्टी जिनके राजनीतिक विचारधारा के विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा था। और ये जो गठबंधन है वो बार बार उन्हें कहना चाहिए कि डिस्टर्बेंस पैदा करता है कि कब ये छोड़ के चले जाएंगे पार्टी और हमारा बहुमत गिर जाएगा। इस चक्कर में वहां क्या है कि हम कह सकते हैं कि दलीय राजनीति जो है उसका समावेश हो जाता है किसमें? हमारे संसद में। तो ये एक थोड़ा सा उसका अवगुण माना जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए थोड़ा सा एक
विपरीत सी बात जो है देखने में आती है। स्टूडेंट्स, जो संसदात्मक शासन व्यवस्था का अगला जो अवगुण है वह है व्यवस्थापिका शक्तियों का पतन। ये भी हमें देखने को मिलता है कि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है, नो डाउट। कार्यपालिका जो होती है वो बहुमत दल के नेता के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। तो बहुमत के आधार पर वो संपूर्ण शक्तियां जो संसद की शक्तियां होती है, संसद यानी व्यवस्थापिका जो है उसमें भी वो हावी होने का प्रयास करती है। चाहे बजट प्रस्तुतिकरण का हो, चाहे वो विधेयक के प्रस्तुतिकरण का हो, सबका सबको जब पास करवाना है उनको, तब उनको किसकी जरूरत होती है? बहुमत की होती है। और बहुमत किसके पास होता है? कार्यपालिका के पास, क्योंकि वो बहुमत दल की सरकार होती है। तो इस तरह से व्यवस्थापिका की जो शक्तियां हैं उनका थोड़ा सा डिक्लाइन होता है। सारी की सारी शक्तियां किसके मध्य में संकेंद्रित हो जाती है? कार्यपालिका के, या प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल के मध्य संकेंद्रित हो जाती हैं। भारत में की स्थिति देखें या ब्रिटेन की स्थिति देखें तो यही स्थिति हमें देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, जो अगला जो इसका अवगुण है वह है राष्ट्रीय हितों की अवहेलना। संसदीय व्यवस्था का एक दोष यह है कि इसमें राजनीतिक दलों की मानसिकता हमेशा दलीय नीतियों को आगे बढ़ाने तथा उनके हितों के संवर्धन में सहायक वाद विवाद करने की ही रहती है, फिर चाहे वह राष्ट्रीय महत्व के विषयों को तिलांजलि ही क्यों न देनी पड़े। लॉर्ड ब्राइस ने इसीलिए कहा है, इस प्रणाली में दलीय भावना बढ़ती है और सदा तीव्र बनी रहती है। बहुधा सरकार की गलत नीति का सत्ता के पक्ष के सदस्य इसलिए विरोध नहीं कर पाते हैं कि वे दलीय अनुशासन से आबद्ध रहते हैं। भारत में निरक्षरता, गरीबी, जनाधिक्य, शोषण, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार जैसी राष्ट्रीय ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए कारगर नीति केवल इसीलिए नहीं बन पाई है या सफल नहीं हुई है कि कोई दल दूसरे दल को सफलता का श्रेय देना ही नहीं चाहता है। और दूसरी ओर हम कई बार ये भी देखते हैं कि एक सत्तारूढ़ पार्टी आती है, कोई प्लान या प्रोजेक्ट लेके आती है डेवलपमेंट का, और दूसरी दल की जब सरकार आती है, सत्ता जब पलट जाती है, तो उन योजनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उन योजनाओं के नामों में फेरबदल, उनकी नीतियों में फेरबदल करने का प्रयास किया जाता है, या उनकी जगह कोई दूसरा कार्यक्रम लाने का प्रयास किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें दलीय भावना से या प्रेरित होकर जो काम किए जाते हैं उसमें राष्ट्रीय जो हित होता है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है। स्टूडेंट्स, जो अगला अपन जो इसका अवगुण ले रहे हैं वह है निर्बल एवं अस्थिर शासन। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका के पास बहुमत तथा सदन का विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर बहुमत नहीं रहेगा तो सरकार का पतन जो है सुनिश्चित है। त्रिशंकु विधायिका या किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में संसदीय प्रणाली के दोष अधिक उजागर होते हैं। भारत में जैसे आपने देखा था कि 10 साल के मध्य 5 आम चुनाव हमने एक बार देखने को, हमें 89 टू 99 तक हमें 5 आम चुनाव देखने को मिले थे। तो ये वर्स्ट कंडीशंस कहाँ आती हैं? संसदात्मक शासन व्यवस्था में ही आती हैं, क्योंकि जब स्पष्ट बहुमत नहीं है तो सरकारें गिर जाती हैं और दोबारा चुनाव होते हैं। तो इस प्रकार जो शासन की अस्थिरता है या जो शासन के पास काम चलाने की शक्ति नहीं है, वह किस कारण आ पाता है? इसी कारण आ पाता है क्योंकि उसे हमेशा बहुमत में रहना होता है, और जैसे ही बहुमत में नहीं रहती है सरकार गिर जाती है। तो ये भी इसका एक थोड़ा सा अवगुण है। स्टूडेंट्स, अगला जो अपन इसका अवगुण ले रहे हैं या दोष ले रहे हैं वह है आपातकाल में अनुपयुक्त। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के साथ समन्वय करने एवं समुचित वाद विवाद तथा विचार विमर्श के पश्चात ही निर्णय लेने से संबंधित है। सामान्य दिनों में यह शासन प्रणाली उचित प्रतीत होती है, किंतु संकट के समय इसके दोष अधिक गहरे लगने लगते हैं। सन 1999 में वाजपेयी सरकार के पतन के पश्चात मध्यावधि चुनाव की तैयारी के दौरान पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध के समय
यह कमी उभर कर सामने आई। चूंकि लोकसभा भंग थी तथा राज्यसभा का सत्र बुलाने के लिए विपक्षी दलों ने मांग रखी, जो सरकार ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में भी राजनीतिक संकीर्णताएं छुप नहीं पाती। इसी के साथ प्रश्न यह भी उठा कि पराजित सरकार किस सीमा तक नीतिगत निर्णय ले सकती है। इस संबंध में गिल्ट राइस का कथन है, जो विचार विमर्श शांति काल में संसदीय शासन का एक गुण होता है, वही संकट काल में उसका सबसे बड़ा दोष सिद्ध होता है। स्टूडेंट्स, अगला जो इसकी संसदात्मक शासन व्यवस्था का अवगुण है या दोष है, वह है नौकरशाही का दबदबा। संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका के अधीन स्थायी एवं प्रशासनिक कार्यपालिका कार्य करती है। नौकरशाही के समस्त अवगुणों से भरपूर प्रशासनिक कार्यपालिका का मुख्य कार्य मंत्रियों को परामर्श देना तथा नीतियों एवं कानूनों का क्रियान्वयन करना है। किंतु अस्थिर सरकारों के समय नौकरशाही निरंकुश बन जाती है। इसी प्रकार नौकरशाही में प्रतिबद्धता के गुण का भी अभाव पाया जाता है। तो इस तटस्थता के चलते नौकरशाही जो है राजनीतिक कार्यपालिका को संपूर्ण सहयोग प्रदान नहीं करती है। लोक सेवाओं में अधिकारियों का स्थायी चयन तथा संवैधानिक सुरक्षा उनके कार्यक्रम को अवश्य प्रभावित करती है। राजनीतिज्ञ मंत्रीगण प्राय प्रशासनिक कार्यकलापों एवं नियमों से अनभिज्ञ होते हैं तथा राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिक व्यस्त रहते हैं, जिनका नौकरशाही लाभ उठाती है। इस प्रकार ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली कई प्रकार के दोषों से युक्त है। सामान्यतः जैसे ये ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में सामान्य तौर पे सभी संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं में इस प्रकार के दोष हमें देखने को मिलते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।